ज्यामितीय समावयवता यानी कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के बाद अब हम बात करते हैं प्रकाशिक समावयवता, जिसे इंग्लिश में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी कहते हैं। प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित करने वाले यौगिकों के अणु सूत्र समान होते हैं, संरचनात्मक सूत्र भी समान होते हैं, किंतु उनका समतल ध्रुवित प्रकाश के यानी कि पोलराइज्ड लाइट, प्लेन पोलराइज्ड लाइट के प्रति व्यवहार अलग अलग होता है। यह त्रिविम समावयवता सामान्यतः असममित यौगिकों द्वारा प्रदर्शित की जाती है। इसमें समावयवी समतल ध्रुवित प्रकाश के प्रति अलग अलग व्यवहार रखने के कारण प्रकाशिक समावयवी कहलाते हैं। एक समावयवी समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को दाईं ओर यानी घड़ी की दिशा में यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाता है, उसे दक्षिण ध्रुवण घूर्णक यानी डेक्स्ट्रो रोटेटरी कहते हैं और इसे अक्षर स्मॉल d से प्रदर्शित करते हैं या कभी कभी इसे प्लस के साइन से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। जबकि वो समावयवी जो समतल ध्रुवित प्रकाश को बाईं ओर यानी घड़ी की दिशा के विपरीत घुमाता है, उसे वाम ध्रुवण घूर्णक यानी लीवो रोटेटरी कहते हैं और इसे स्मॉल l या माइनस के साइन से प्रदर्शित किया जाता है। प्रकाशिक समावयवता केवल उन्हीं यौगिकों में पाई जाती है जिनमें असममित कार्बन हो या सममिति का कोई भी तत्व ना हो और साथ ही उनके जो दर्पण प्रतिबिंब हैं वो एक दूसरे पर अध्यारोपित ना हो। तो चलिए हम इन सभी चीजों को अब विस्तार से यहाँ पर देखेंगे। चलिए हम सबसे पहले बात करते हैं सममिति के तत्व यानी एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री की। सममिति के यहाँ पर हम मुख्य रूप से तीन तत्व लेते हैं। एक सममिति का तल यानी प्लेन ऑफ सिमेट्री, दूसरा सममिति का केंद्र यानी सेंटर ऑफ सिमेट्री और तीसरा सममिति का अक्ष यानी एक्सिस ऑफ सिमेट्री। यदि किसी भी अणु में ये इन तीन तत्वों में से कोई भी एक तत्व पाया जाता है तो वो अणु सममित हो जाता है और यदि अणु सममित होगा तो वह अपने दर्पण प्रतिबिंब पर अध्यारोपित हो जाएगा, सुपर इम्पोज हो जाएगा और यदि वो ऐसा करेगा तो उसमें ध्रुवण घूर्णकता का गुण नहीं आएगा। यानी प्रकाशिक समावयवता का मुख्य कारण अणु का असममित होना है। इसलिए सबसे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये सममिति के तत्व क्या क्या होते हैं और हम इन्हें कैसे पहचान सकते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं सममिति का तल यानी प्लेन ऑफ सिमेट्री। सममिति का तल वो काल्पनिक तल है जो अणु को ऐसे दो आधे भागों में विभाजित करता है जो एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब होते हैं और उस तल को हम दर्पण तल या मिरर प्लेन कहते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, एक यदि हम अक्षर B लिखें तो इस B को इस प्लेन से यदि हम काटने की कोशिश करें, कौन सा प्लेन है ये? क्षैतिज प्लेन से यदि हम काटने की कोशिश करें तो ये दो इक्वल पार्ट में टूट जाएगा। तो इसमें कौन सा तल होगा? इस तल को हम सममिति का तल कहेंगे और यदि ये सममिति का तल है तो फिर ये ध्रुवण घूर्णक नहीं होगा। अब सममिति के तल भी दो प्रकार के हो सकते हैं, एक तो क्षैतिज तल और दूसरा ऊर्ध्वाधर तल। तो ऐसे यौगिक जिसमें ये सममिति के तल पाए जाते हैं वो सममित होते हैं। यहाँ आप विभिन्न प्रकार के ये चित्र देख सकते हैं जिसमें आपको विभिन्न प्रकार के सममिति के तल दिख रहे हैं। यहाँ आप मीसो टार्टरिक एसिड देख रहे हैं जिसमें सममिति का तल दिख रहा है आपको, जो उसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। यही कारण है कि ये जो मीसो टार्टरिक एसिड है ये ध्रुवण अघूर्णक होता है। चलिए अब हम देखते हैं सममिति का दूसरा तत्व, सममिति का केंद्र यानी सेंटर ऑफ सिमेट्री। किसी अणु का सममिति केंद्र उसके बीचों बीच उपस्थित वो काल्पनिक बिंदु है जिससे यदि हम किसी दूसरे समूह की ओर जाएं और एक रेखा खींचें और उसके विपरीत दिशा में उतनी ही दूरी पर, यानी जैसे ये केंद्र है और यहाँ पर आपको जाना है
तो हम पहले इस बिंदु से इस धर तक जाएं, समूह तक जाएं और वापस इसी डायरेक्शन में आकर उतनी ही दूरी पर विपरीत दिशा में जाएं और आपको यदि वही समूह पुनः मिलता है तो इस केंद्र को हम सममिति का केंद्र कहते हैं। यहाँ आप विभिन्न चित्रों में सममिति के केंद्र देख सकते हैं। यहाँ एथेन में आप देख रहे हैं कि सममिति का केंद्र पाया जा रहा है। आप बेंजीन में देख सकते हैं कि बेंजीन में भी सममिति का केंद्र पाया जा रहा है। तो जिन भी यौगिकों में ये सममिति के केंद्र पाए जाएंगे उनमें सममिति होगी, यानी कि वो असम्मित नहीं होंगे, और जो यौगिक असम्मित नहीं होंगे वो ध्रुवण घूर्णकता प्रदर्शित नहीं करेंगे, यानी कि वो प्रकाशिक समावयवी नहीं होंगे। चलिए अब हम देखते हैं सममिति का तीसरा तत्व, सममिति की अक्ष यानी एक्सिस ऑफ सिमेट्री। किसी अणु का सममिति अक्ष वो अक्ष होता है जिस पर अणु को एक निश्चित कोण से घुमाने पर आपको मूल संरचना के समान ही संरचना प्राप्त होती है। यदि हम किसी अणु को 120 डिग्री घुमा रहे हैं और हमको मूल संरचना के समान संरचना प्राप्त हो रही है तो हम कहेंगे उसमें सममिति का अक्ष है। यदि हम किसी अणु को पूरा रोटेट करें यानी कि 360 डिग्री घुमाएं और ऐसा करने पर हमें 2 बार अणु की मूल संरचना प्राप्त होती है तो हम कहेंगे कि जो अक्ष है वो सममिति की 2-fold एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, यानी द्विगुण अक्ष है। यदि 3 बार वो अणु प्राप्त होता है, उसकी मूल संरचना 3 बार प्राप्त होती है पूरे रोटेशन के दौरान, तो हम कहेंगे उसमें 3-fold एक्सिस है, यानी त्रिगुणा एक्सिस है। ठीक इसी प्रकार यदि हम कहें कि हम उस अणु को 360/n कोण से घुमाते हैं और हमें मूल विन्यास जैसा ही विन्यास प्राप्त होता है तो फिर उसमें कौन सी गुना एक्सिस होगी, वो n गुना एक्सिस होगी। यहाँ आपको चित्र में ये पंखा दिख रहा है और आप क्लियरली यहाँ देख पा रहे हैं कि इसकी जो पंखुड़ियां हैं उनमें 120 डिग्री का एंगल होता है। तो जब हम इसको 360 डिग्री घुमाएंगे तो पूरा घुमाने के दौरान आपको 3 बार इस पंखे की मूल संरचना के समान संरचना प्राप्त होगी। इसलिए इसमें कौन सी एक्सिस है, इसमें त्रिगुण सममिति अक्ष होगी। सममिति के तत्वों के बाद अब बात करते हैं आणविक किरैलिता की। वे अणु या यौगिक जो अपने दर्पण प्रतिबिंब पर अध्यारोपित नहीं होते हैं उन्हें किरैल या असम्मित अणु कहा जाता है और उनके इस गुण को किरैलिता कहते हैं। अभी हमने देखा कि वे अणु जिनमें सममिति के कोई भी एक तत्व पाया जाएगा, या तो सममिति की अक्ष या सममिति का तल या सममिति का केंद्र, यदि कोई भी एक तत्व उनमें सममिति का पाया गया तो वह सममित हो जाएगा और उसमें प्रकाशिक घूर्णकता का गुण नहीं रहेगा। इसके विपरीत यदि उनमें सममिति का कोई भी तत्व नहीं है तो हम कहेंगे अणु असम्मित है, और जब अणु असम्मित होता है तो वह अपने दर्पण प्रतिबिंब पर अध्यारोपित नहीं होता है। और ऐसे अणु जो अपने दर्पण प्रतिबिंब पर अध्यारोपित नहीं होते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं, किरैल अणु, और उनके इस गुण को हम क्या कहते हैं, किरैलिता। और जिनमें भी किरैलिता का गुण होता है वो सभी ध्रुवण घूर्णक होते हैं, यानी कि वो प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित करते हैं। वास्तव में ये जो किरैलिटी हम यहाँ बात कर रहे हैं, इसमें जो कियर शब्द है उसका अर्थ होता है हाथ। जिस तरीके से हमारे हाथ होते हैं वो एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब है, और ये दर्पण प्रतिबिंब होने पर जब हम इनको एक दूसरे पर अध्यारोपित करने की कोशिश करते हैं तो ये एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं होते। तो ऐसे अणु जो हमारे हाथ के समान हैं, यानी जिनके दर्पण प्रतिबिंब एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं होते हैं, उन्हें किरैल कहा जाता है। आणविक किरैलिता के कारण जो अणु के प्रतिबिंब रूप हैं उनमें ध्रुवण घूर्णकता पाई जाती है और उन्हें ध्रुवण घूर्णक कहा जाता है। आणविक किरैलिता को समझाने के लिए सबसे पहले सन 1874 में वॉन हॉफ ने अपनी एक संतोषजनक व्याख्या प्रस्तुत की।
उन्होंने बताया कि यदि किसी कार्बनिक अणु में कार्बन से जुड़े हुए चारों प्रतिस्थापी भिन्न भिन्न हो, जैसे कि यदि हम बात करें ये कार्बन है और इस कार्बन से जुड़े हुए 4 प्रतिस्थापी ए, बी, सी और ये डी है। तो यदि इस कार्बन से जुड़े हुए चारों प्रतिस्थापी भिन्न भिन्न हैं, तो त्रिबिंब में ये 2 प्रकार से अपने को अरेंज कर सकते हैं और इनका जो दर्पण प्रतिबिंब बनेगा वो दर्पण प्रतिबिंब कुछ इस प्रकार से बनेगा। तो जब इनका आप दर्पण प्रतिबिंब देखेंगे तो ये दर्पण प्रतिबिंब एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं होंगे। तो जब इस अणु के दर्पण प्रतिबिंब एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं होंगे तो हम कह सकते हैं कि ये जो कार्बन है वो कैसा कार्बन परमाणु है? किरैल कार्बन परमाणु है। चलिए एक उदाहरण से इसको समझने की कोशिश करते हैं। हम यहाँ लैक्टिक एसिड का एग्जाम्पल लेते हैं। तो लैक्टिक एसिड के चारों समूह यदि हम लिखें तो एक होता है COOH, दूसरा OH, तीसरा CH3 या H, इसको CH3 और चौथा H। तो जब हम इसका दर्पण प्रतिबिंब बनाएंगे तो आप देखेंगे कि ये किस तरीके से बनेगा। ये कार्बन से जुड़ा हुआ है और यहाँ OH, यहाँ CH3 और यहाँ पर H। तो जब आप इन 2 दर्पण प्रतिबिंबों को एक दूसरे पर सुपर इम्पोज यानी अध्यारोपित करने की कोशिश करेंगे तो आप देखेंगे कि ये OH किस पर आएगा? इस H पर आएगा और ये H किस पर आएगा? इस OH पर आएगा। तो ये एक दूसरे को अध्यारोपित नहीं कर पाएंगे और चूंकि ये एक दूसरे को अध्यारोपित नहीं कर पा रहे हैं इसलिए ये प्रकाशिक समावयवी होंगे और समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को घुमा देंगे, यानी कि ये प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित करेंगे। ऐसे समावयवी जिनके दर्पण प्रतिबिंब एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं होते हैं ये प्रतिबिंब रूप कहलाते हैं, जिनके बारे में हम आगे अध्ययन करेंगे। प्रतिबिंब समावयवियों के बारे में डिटेल में जाने के पहले यहाँ पर एक महत्वपूर्ण टर्म आपको बताना चाहती हूँ जो बार बार कहने में आएगी। उसे कहते हैं स्टीरियोजेनिक केंद्र, स्टीरियोजेनिक सेंटर। कार्बनिक अणुओं का वो केंद्र जिसके कारण उसके त्रिबिंब समावयवी संभव होते हैं यानी प्रकाशिक समावयवी संभव होते हैं, उसे स्टीरियोजेनिक केंद्र कहा जाता है। ये स्टीरियोजेनिक केंद्र प्रायः किरैल कार्बन परमाणु या हम कहें असममित कार्बन परमाणु होते हैं। हम जानते हैं कि कार्बन परमाणु जो सिर्फ सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं उनकी चतुष्फलकीय ज्यामिति होती है और इनकी जो चारों संयोजकताएं यदि अलग अलग परमाणु या समूहों से जुड़ी हुई हो तो वो कार्बन कैसा हो जाता है? असममित, जिसके कारण वो फिर प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित करता है। इस कार्बन को जो कि असममित है, किरैल है, इसे हम स्टार के चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं। उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पर विभिन्न यौगिकों के उदाहरण दिए गए हैं, जैसे कि पहला उदाहरण ग्लिसरैल्डिहाइड का है जिसमें जो कार्बन है, बीच वाला जो कार्बन दिख रहा है आपको जिसपे स्टार लगा हुआ है, वो हमारा स्टीरियोजेनिक केंद्र है। यहाँ आप देख सकते हैं इस कार्बन की चारों संयोजकताएं अलग अलग समूहों से जुड़ी हुई हैं। एक CHO ग्रुप से है, दूसरा OH से है, तीसरी CH2OH से है और चौथी H से है। इसलिए जब आप इसका दर्पण प्रतिबिंब निकालेंगे तो वो दर्पण प्रतिबिंब आपस में अध्यारोपित नहीं होंगे, यानी कि इस कार्बन के कारण आपका ये जो ग्लिसरैल्डिहाइड है ये प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित करेगा। तो ये कार्बन जिस पर स्टार लगा है उसे हम उसका स्टीरियोजेनिक केंद्र कहते हैं। ठीक इसी तरीके से हमने लैक्टिक अम्ल का उदाहरण देखा था और हमने देखा था कि जो सेकंड नंबर वाला कार्बन होता है उसकी चारों संयोजकताएं अलग होती हैं जिसके कारण वो अपने दर्पण प्रतिबिंब पर अध्यारोपित नहीं होता और
प्रकाशिक समावेयता प्रदर्शित करता है। ठीक इसी तरीके से ब्यूटेन 2 ऑल में भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर चारों ग्रुप अलग अलग हैं और यहाँ पर भी एक किरेल कार्बन है। एलानीन में भी एक किरेल कार्बन हमको यहाँ पर दिख रहा है। यहाँ ये उदाहरण है टार्ट्रिक एसिड का, जिसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ 2 कार्बन ऐसे हैं जिनमें कि स्टीरियोजेनिक केंद्र हैं जो। तो देखें इनसे कौन कौन से ग्रुप जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर जो दूसरे नंबर का कार्बन है, कोई भी आप देख लें, तो दूसरे नंबर के कार्बन में पहला ग्रुप हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप COOH, दूसरा है H, तीसरा है CHOH COOH और चौथा है OH। तो चारों जो ग्रुप है वो अलग अलग है। ठीक इसी तरीके से जो तीसरा कार्बन है उसमें भी चारों ग्रुप जो है अलग अलग हैं। तो यहाँ पर कितने किरेल कार्बन है? 2 किरेल कार्बन है। इन उदाहरणों में भी आप देख सकते हैं कि जो स्टीरियोजेनिक केंद्र हैं वो अलग अलग हैं, जिसके कारण हमारा जो यौगिक होता है वो त्रिविम समावेयता प्रदर्शित करता है।